हेलो स्टूडेंट, पवार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि हमारी क्लासें अब नियमित रूप से चलती रहेंगी और बिल्कुल क्रमबद्धता से ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी, उसका अर्थ, परिभाषा के बारे में पढ़ा। अब जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम विभिन्न आयु वर्ग के बालक, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोर अवस्था से संबंधित लगातार वीडियो चलेंगी। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये होगी शैशवावस्था वाली। इस वीडियो का टारगेट कम से कम आप 40 या 50 लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे संबंधित जो नोट्स के PDF हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी एक साथ बाल विकास के, वो तैयार कर लिए हैं, बहुत जल्दी ही डाल दिए जाएंगे। तो आप बराबर से अपना सहयोग बनाए रखें और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए। लगभग सभी एग्ज़ाम्स की डेट आने लग गई हैं, तो बहुत जल्द ही कंपटीशन के भी बहुत सारी जो भी वैकेंसी हैं उनकी एग्ज़ाम डेट घोषित होने वाली हैं, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो चलते हैं आज की जो हमारी क्लास है उसकी ओर। आज की जो कक्षा है विभिन्न आयु वर्ग के बालक, जिसमें हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। विभिन्न अगर हम आयु की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है गर्भावस्था से, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से अगर चलते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन के स्तर से जो तैयारी करनी है उसमें हमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोर अवस्था पर फोकस करना है। तो बढ़ते हैं। ये जो मुख्य 3 अवस्थाएं हैं इनकी समय अवधि देखते हैं हम। शैशवावस्था, इन्फेंसी भी इसे कहा जाता है, ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। हालांकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था से पूर्व भी एक अवस्था होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो कि मानव प्रजाति में 9 माह की होती है। दूसरी जो अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से लेकर यानी 0 से 6 वर्ष, जन्म के बाद की। जन्म से पूर्व की जो अवस्था है वो तो गर्भावस्था तक रह जाएगी, लेकिन अगर इसके पूर्व की बात करें जन्म से तो वो गर्भावस्था रह जाएगी, और बाद की बात करें तो 0 से 6 वर्ष। अगली अवस्था इसकी है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था को कहेंगे चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था को एडोलेसेंस 13 से 18 वर्ष। तो ये आपको तीनों ही महत्वपूर्ण है। तीनों की आपको अवस्थाओं की जो भी है कितने से कितने वर्ष तक है ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो जाएगी 0 से 6 वर्ष, और ये हो जाएगी 6 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था हो जाएगी 13 से 18 वर्ष। तीनों के विकास से संबंधित जो भी इनकी प्रक्रिया है कुछ ना कुछ भिन्नता लिए रहती है, और किसी में किसी चीज़ की अधिकता रहती है। जैसे संवेगात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, किसी में स्थिरता आती है, किसी में तीव्रता रहती है। तो ये सारी विशेषताओं को हम आगे समझते हुए बढ़ेंगे। सबसे पहली जो अवस्था है जन्म के बाद, ये है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। आपको क्रम भी याद रखना है। अगर आप क्रम से देखोगे, सबसे पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धा अवस्था। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को नोट करते जाएं। सबसे पहले गर्भावस्था से शुरुआत होती है और वृद्धावस्था अंतिम चरण होता है। शिशु के जन्म से 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है। 5 से 6 वर्ष की जो आयु है शैशवावस्था में आती है। इसमें बालक बोलना, चलना, फिरना, डोलना सीखता है। इस अवस्था में ज़्यादातर वो अपने कार्यों के लिए अपने अभिभावकों पर या परिवारजनों पर आश्रित रहता है। वह खुद से कोई कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे पूर्व शैशवावस्था में तो सारे कार्य घर वालों पर ही करेगा, वही उनके सारे कार्यों को संभालेंगे। लेकिन उत्तर शैशवावस्था में थोड़ा बहुत वो खुद भी करने
लग जाता है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों में तेजी, सीखने और समझने में अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है। यानी जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का विकास, सीखने समझने में सभी में अधिकता रहती है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। यानी शैशव अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के सारे विकास तीव्रता के साथ होते हैं। यानी विकास में तीव्रता रहती है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। ये ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा बालक सीखता है। तो ये जो अवस्था है कब से कब तक की रहती है? शिशु के जन्म से 5 वर्ष तक की। इसमें क्या सीखता है? चलना, फिरना, घूमना, डोलना, इस तरह से। शैशव अवस्था में मस्तिष्क में सतर्कता का मतलब सक्रियता, तेजी रहती है। ज्ञानेंद्रियां जो 5 मानी गई हैं, इनसे जो भी है अनुभव का वो बढ़ता है उसका। और ज्ञानेंद्रियां 5 कौन कौन सी हैं? इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, इस तरह से। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो सीखने में अधिकता किस अवस्था में रहती है? तो शैशव अवस्था में। सीखने का चरमोत्कर्ष कौन सी अवस्था है? तो ये भी क्या है? शैशव अवस्था। ये कब से कब तक रहती है? तो 0 से 5 वर्ष तक मानी गई है। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। अब देखिए शैशव अवस्था के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है और इसे याद रखना है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ बाल्यावस्था शैशव अवस्था में मिलते जुलते विकास होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को हमें बहुत ही गहराई से समझना है। तो इस अवस्था के लिए सिगमंड फ्रायड ने लिखा है। ये फ्रायड, जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ बता चुके हैं हम आपको। मानव शिशु जो कुछ बनता है, फ्रायड का जो मानना है, उनका क्या कहना है कि मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसका कहने का मतलब है कि केवल 4-5 वर्ष की अवस्था में ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो कि उसे भविष्य में बनना होता है। कहने का मतलब यह है कि उसका अधिकतम विकास हो जाता है। इस प्रकार बालक का शैशव जो काल है उसके जीवन क्रम को निश्चित करने वाला है कि उसका आगे आने वाला जीवन किस प्रकार का होगा। तो इस चीज़ को तो हम अनुभव कर सकते हैं। जब बालक छोटा रहता है तो उसके मस्तिष्क की सक्रिय, उसके कार्य करने के तरीके, इनसे ही हम पता लगा लेते हैं कि बालक किस ओर जा रहा है, वह किस तरह सीखता है, कैसे कार्य करता है और किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में। ये सारी बातें देखने में आती हैं। शैशव अवस्था को जीवन का आदर्श काल कहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किस अवस्था को जीवन का आदर्श काल कहा है? तो किसे कहा है? शैशव अवस्था। क्यों कहा है? आपने अभी सिगमंड फ्रायड की कही हुई बातें देखी होंगी कि उसका जो भी है जीवन के 4-5 वर्षों में ही बन लेता है और वो जीवन क्रम को निश्चित करने वाला है। तो जीवन क्रम को जो निर्धारित करने वाली अवस्था है वो कौन सी है? शैशव अवस्था, और उसे आदर्श काल कहा जाता है। आदर्श काल अपने परिवार से, अपने जो भी हैं माता पिता या अन्य छोटे बड़े लोग हैं, उनसे बहुत कुछ वो सीखता है। बोलचाल के तौर तरीके, संस्कार इत्यादि का विकास भी इसमें होने लगता है। तो ये जीवन का आदर्श काल का है, सीखने का आदर्श काल का है, क्योंकि सीखने की सबसे ज़्यादा सक्रियता किस में रहती है? शैशव अवस्था में। अब पूर्व शैशव में तो नहीं रहती, लेकिन उत्तर शैशव में रहती है। भावी जीवन की आधारशिला। अगर आपने ऊपर वाली इन लाइनों को अच्छे से याद कर लिया तो नीचे जो भी आ रहा है इस सब की पूर्ति आप केवल इन 2 लाइनों से कर सकते हो। अनुकरण द्वारा सीखने की। अनुकरण का मतलब किसी को देखकर जो बड़े करेंगे, जैसा समाज में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, वैसा ही बालक भी करेगा। तो अनुकरण का मतलब किसी को देख करके उसकी जैसी नकल करता है, उसी का अनुसरण करता है। तो सीखने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें मानी गई है, जिसमें अनुकरण है, दूसरी है जिज्ञासा और तीसरी है अभ्यास या प्रयास।
सीखे हुए ज्ञान का बार बार दोहरान करना। तो सीखने में ये तीनों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अनुकरण से सीखा जाता है, और अगर सीखने में तीव्रता लानी है, किसी चीज़ को सीखना है, तो उसके प्रति हमें जिज्ञासा भी यानी उत्सुकता भी होनी चाहिए। सीखने के लिए जब तक स्वयं तैयार नहीं होंगे तब तक उसमें तीव्रता नहीं आएगी, और सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो उसे भूल जाते हैं। तो इसलिए तीनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला जो आता है ये है संवेग विकास का स्वर्णिम काल, यानी संवेगों का विकास भी। बालक जब जन्म लेता है तो उसमें कोई संवेग नहीं माना जाता, लेकिन जन्म के बाद उसमें सबसे पहले उत्तेजना या कोई भी कष्ट वह महसूस करता है, जिससे वो केवल रोता है और कुछ नहीं कर पाता। वैसे माने विभिन्न विद्वानों की अगर माने तो किसी ने 2 माने हैं, किसी ने 4 माने, किसी ने 3 माने हैं, लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो वो संवेगों से शून्य होता है, लेकिन इसके बाद उसमें उत्तेजना आती है और वो अपना दुख सुख जो भी है उसे रो करके व्यक्त करता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, क्षणिक से मतलब कम समय के लिए। कई बार हम देखते हैं थोड़ी देर में बालक हंसने लगता है, थोड़ी देर में रोने लगता है, तो उसका कुछ ऐसा निर्धारित नहीं है कि वो हंसता ही रहेगा या रोता ही, एक पल में हंसना और एक पल में रोना, तो ये कहलाता है क्षणिक। एक क्षण में ही तो रोना शुरू कर देगा, दूसरे ही पल वो हंसना शुरू कर देगा। छोटे छोटे कार्यों को कभी गुस्सा करेगा किसी कार्य को लेकर के, और कभी बहुत ही स्नेह दिखाता है। तो ये सारी जितनी भी यहाँ आ रही हैं महत्वपूर्ण बातें, विशेषताएं, ये सब किस अवस्था की हैं? ये है शैशव अवस्था की, जिसमें सीखने का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला यानी नींव रखी जाती है अच्छे संस्कारों की, अच्छे ज्ञान की और सीखने की। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, संवेगों का स्वर्णिम काल, क्षणिक संवेग, शैशव अवस्था में जो बाल विकास होता है, इनको हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, शरीर का विकास। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, वजन कितना होता है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम यहाँ व्यापक रूप से देखेंगे। तो जन्म के समय शिशु की लंबाई की अगर बात करें तो 19 से 20 इंच होती है, और इन अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 50 से 51 सेमी। वजन जो होता है औसत रूप से 2.5 से 3.5 किलोग्राम। औसतन रूप से ये बातें यहाँ आएंगी। कई बार आपने सुना होगा बालक 4 केजी का भी हो सकता है, तो वो वेट में इसका मतलब ज़्यादा है। अच्छा खान पान, या कई बार बालक का वजन कम रहता है तो माँ की सेहत की वजह से भी कम रह सकता है, या उसका खान पान या किसी टेंशन की वजह से कमी आ सकती है उसके वजन में, कोई रोग भी हो सकता है। तो हम यहाँ जो भी लेके चलेंगे औसतन जो है उसे। तो जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है 19 से 20 इंच। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 50 से 51। एक एक पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसका जो औसतन वजन है वो 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होता है। जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार व लंबाई बालिका की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ लिंग के आधार पर अगर हम चलें तो लड़के का वजन लड़की से ज़्यादा रहता है। जन्म के समय पूरी जो शैशव अवस्था की अवधि है उसमें किसका वजन ज़्यादा रहेगा? बालक का। बालक और बालिका की अगर हम तुलना करें तो किसका वजन ज़्यादा रहता है? बालक का। एक बार फिर से देख लीजिए इनको। शारीरिक विकास में जन्म के समय शिशु के जो है लंबाई कितनी रहेगी? 19 से 20 इंच। सेंटीमीटर की बात करें तो 50 से 51 सेमी। औसतन जो वजन है 2.5 से 3.5 किलोग्राम रहेगा। जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार किसकी अपेक्षा अधिक होगा?
बालिका की अपेक्षा, यानी लड़की से ज़्यादा वजन किसका होगा? लड़के का। नवजात स्वस्थ शिशु 4 माह में अपने भार का दोगुना वजन प्राप्त कर लेता है। यानी नवजात का मतलब जो अभी जन्म लिया है जिसने, और अगर वो स्वस्थ है तो लगातार अपने चौथे, जब वो 4 महीने का होगा तो अपने भार का दुगना, यानी जन्म के समय अगर वो 2.5 kg का था तो 4 महीने बाद कितने kg का हो जाएगा? 5 kg का। लेकिन कब होगा? जब वो पूरी तरह से स्वस्थ जन्मा होगा। और 1 वर्ष में अपने भार का कितना? 3 गुना। तो फिर उसमें और बढ़ा दीजिए, 7.5 kg का हो जाएगा। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है। जब बालक का जन्म होता है तो उसका सबसे बड़ा शरीर का जो अंग होता है वो होता है उसका सिर, और इसका अनुपात कितना रहता है? 1:4। और जब बड़े हो जाते हैं तो 1:8 होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार है 250 से 350 ग्राम रहता है, मस्तिष्क का भार। तो इसे भी आप, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना रहता है? तो 250 से, अब दोनों में से एक भी आ जाए, मान लो 250 ग्राम भी आ सकता है, और ये नहीं आए तो 350 ग्राम, और हो सकता है दोनों को ही एक साथ दे दिया जाए। तो आपको ये वहाँ देख लेना है किस स्तर से क्वेश्चन दिया जाए। हड्डियों की बात करें तो हड्डियां छोटी होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 270। अब ये हड्डियां होती कैसी हैं? कोमल, मुलायम, लचीली व स्पंजी। आप छोटे बालक के हाथ पैर को कैसे ही मोड़ दो वो आसानी से मुड़ जाएगा, और बिल्कुल उसके जो हाथ पैर हैं ऊपर से तो मुलायम होंगे, लेकिन अंदर से भी उसकी जो मांसपेशियां व हड्डियां हैं वो बहुत ही लचीली होती हैं। ये कैल्शियम, फास्फेट व अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से धीरे धीरे मजबूती को प्राप्त करती हैं। तो हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम, फास्फेट व खनिज लवणों की सहायता से, यानी जो भी पोषक तत्व हैं। तो हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और उसका सहयोग कौन करते हैं? फास्फेट और खनिज लवण। और ये धीरे धीरे, एक साथ इनमें मजबूती नहीं आती है। प्रतिदिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही उसकी जो हड्डियां हैं उनमें मजबूती आती जाएगी। इसे कहते हैं अस्थि निर्माण या सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं। सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का मतलब मजबूती आना। ये बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी हड्डियों में मजबूती आती जाएगी। बालक की तुलना में यह बालिकाओं में तीव्रता से होती है, यानी बालिकाओं में मजबूती जल्दी आती है। और ऐसा माना भी गया है कि बालिकाएं समय से पहले समझदार हो जाती हैं, समय से पहले किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, सक्षम हो जाती हैं। तो यहाँ मजबूती की अगर बात आ रही है तो बालिकाएं पहले मजबूत हो जाती हैं। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था व किशोर अवस्था में ऊपर जैसे आया कि शैशव अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270, और बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है? 350। यानी शैशव जब पैदा होता है तब तो 270 ही होती हैं, उसके बाद और बढ़ जाती है, लेकिन बाद में ये 206 क्यों रह जाती हैं? घट जाती हैं। यहाँ तो बढ़ी लेकिन किशोर अवस्था में आके घट जाती है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि ऊपर अपनी एक बात आई है इसमें कि अस्थि निर्माण या सुदृढ़ीकरण, ये जो कार्य है इसमें विभिन्न हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और जुड़ करके उनमें मजबूती आ जाती है। तो इस तरह यहाँ इनकी संख्या, अगर मानव में हड्डियों की संख्या की बात करें तो कितनी होगी? 206। जन्म की बात करें तो 270, और बाल्यावस्था में अगर हड्डियों की बात करें तो कितनी होगी? 350। तो आपको दो बातें तो मुख्य रूप से याद रखनी है कि जन्म के समय कितनी होगी? 270, और सीधे पूछ लिया जाए कि मानव में हड्डियों की संख्या तो 206। अब और भी देखते हैं और कौन कौन से विकास होते हैं। 6 माह के बालक में अस्थायी या दूध के दांत निकलना आरंभ
हो जाते हैं। औसत रूप से 4 से 6 माह के बालक के दांत निकलने लग जाते हैं। कई बच्चों के 1 साल का हो जाता है तब भी निकलते हैं। तो औसत उसको लेके चलेंगे तो यहाँ कितने माह के बालक में, 6 माह के। इन दांतों को क्या कहेंगे, अस्थायी। अस्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार ये सभी निकलते हैं फिर दोबारा से आते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। दूध के दांतों की संख्या 20। सबसे पहले 1 वर्ष में कितनी होती है, 8 हो जाती है और फिर ये हो जाती है 20। डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। हृदय की धड़कन पे आए। 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। जब बालक पैदा होता है तो उसकी जो धड़कन है वो बहुत जल्दी जल्दी धड़कती है। और 1 मिनट में कितनी बार, 140 बार। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर तथा मस्तिष्क में संतुलन प्रारंभ हो जाता है, यानी कई चीज़ों पर वो नियंत्रण करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। वैसे अगर सामान्य उसकी बात करें तो कितनी होती है हृदय की धड़कन, 72 बार। लेकिन जन्म के समय की बात करें तो कितनी होगी, 140। तो बालक जब पैदा होता है 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। सामान्य उसकी बात करें तो 72 यानी 72 बार धड़कती है। अब आते हैं मानसिक विकास पर। वो तो शारीरिक विकास था। मानसिक विकास के लिए जॉन लॉक ने कहा है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जिस पर अनुभव लिखता है। मानसिक विकास निम्न प्रकार से होता है, यानी बालक कैसा होता है, एक कोरे कागज के समान, जिस पे हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ कही गई है ये बात उस बालक के लिए कि जन्म के समय जो बालक होता है बिल्कुल कोरे कागज के समान, कई कहते हैं कि बिल्कुल गीली मिट्टी के समान होता है। उसे हम जैसा बनाएंगे वैसा ही वो रूप रख लेता है। और ये सारी बातें बिल्कुल फैक्ट मानिए। जैसा भी है ये कहीं ना कहीं जिस परिवेश में वो रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस तरह का ज्ञान उसे दिया जाता है वो उससे सीखता जाता है और अपने आप में उसी के अनुसार परिवर्तन करता जाता है। तो बालक सीखता कैसे है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मतलब जैसे अभी ज्ञानेंद्रियां मैंने आपको बताई, देख करके, सुन करके, कोई जैसा उसके सामने करेगा वैसा ही वो भी सीखता है। मानसिक विकास की गति इस अवस्था में तीव्र होती है। तीव्र नहीं, सबसे तीव्र होती है। अन्य अवस्थाओं की बजाय सबसे ज़्यादा तीव्रता रहती है शैशव अवस्था में। किसी विद्वान ने कहा है कि जितना भी, जैसे कि आगे ही आ रहा है इसमें, 6 वर्ष में आने वाले 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। और ये किसने कहा है, गैसेल ने। यानी बालक अपने जीवन का पूर्व में भी आ गई है बात, जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में ही बन लेता है। और गैसेल का कहना है कि 6 वर्ष में जितना सीखता है वो आने वाले 12 वर्षों में जितना सीखता है उतना तो वो 6 वर्ष में ही सीख लेता है। तो सबसे ज़्यादा तीव्रता रहती है सीखने में शैशव अवस्था में। छह माह का बालक आवाज का अनुकरण, अपना नाम, क्रोध व प्रेम को जानने लगता है। जिस तरह से उसके सामने हम करेंगे आवाज, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही वो खुद भी बोलने लग जाता है। और नाम पूछते हैं तो अपने नाम की भी, क्रोध व प्रेम को जानने लग जाता है। जैसे ही नाम पूछते हैं तो वो बताएगा नहीं, सॉरी वो, लेकिन जैसे ही हम उसका कोई नाम रखा है और उसे लेंगे तो वो देखने लगेगा कि ये मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। और तेज आवाज में अगर डांटते हैं तो रोना शुरू कर देगा। और प्रेम व स्नेह के साथ उससे पेश आते हैं तो वो खुश होता है। तो इन सारे इनको भी वो जानने लगता है। अब ये क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है, संवेग। 3 वर्ष का बालक अगर हम पूछेंगे
कि उसका नाम क्या है तो नाम बता देगा, उसका मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, दांत, तो इन सब को भी बताने लग जाता है। हाथ लगा के वो बता देगा कि भाई तुम्हारी आंखें कहाँ हैं, तो वो आँख के हाथ लगाएगा। नौज कहाँ है, तो वो इस तरह से छोटे मोटे जो जानकारियाँ हैं या ज्ञान है इन्हें प्राप्त कर लेता है। 4 वर्ष का बालक गिनने तथा छोटे बड़े का अंतर करने लग जाता है। जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है और 10 से 12 शब्दों का उच्चारण भी करने लग जाता है। उसे आप कोई नोट वगैरह देंगे या फिर आप उसे जैसे दूध का गिलास छोटा या बड़ा देंगे तो वो जानने लग जाएगा, या कोई और वस्तु लेके आते हो तो वो सोचेगा कि मुझे बड़ी लेनी है या छोटी लेनी है, तो वो अपने हिसाब से छोटे बड़े का अंतर करना सीख जाता है। 5 वर्ष का बालक अपने कामों में सहयोग करने लग जाता है। जब उत्तर 5 वर्ष से मतलब उत्तर शैशव अवस्था में आ गए, तो इस अवस्था में वो छोटे छोटे जैसे नहलाने के लिए ले जाएंगे तो वो कहेगा नहीं मैं खुद नहाऊंगा, या कपड़े पहनाते हैं तो शर्ट के बटन वगैरह लगाने के लिए कहते हैं तो वो खुद लगाने की कोशिश करेगा, अपना कोई सामान है उसे उठा के रख लेगा। तो इस तरह वो छोटे छोटे अपने कामों में सहयोग करने लग जाता है। अब आती है बात संवेगात्मक बुद्धि की। जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता, केवल पीड़ा का अनुभव करता है। यानी जो जन्म लेता है जब, तो उसमें कोई संवेग नहीं माना जाता। 3 माह का बालक आनंद व क्रोध का अनुभव करने लग जाता है, यानी खुशी व गुस्सा। 2 वर्ष के शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध आदि संवेगों में अस्थिरता। अस्थिरता से मतलब एक पल में ही तो गुस्सा हो जाएगा किसी बात को लेके, और कुछ देर बाद ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, या अभी बहुत अच्छे से पेश आ रहा है और थोड़ी देर बाद नाराज हो जाएगा। तो इस तरह से उसके जो संवेग हैं उसमें स्थिरता रहेगी। किसी भी वस्तु को लेने पर चिल्लाएगा या अपने सामान को उठा के रखेगा, तो इस तरह की आदतें उसकी देखने में आती हैं। सामाजिक विकास में देखते हैं, शैशव अवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक, यानी समाज के अच्छे बुरे की उसे कोई पहचान नहीं होती। आप उसे जैसा बुलवाओगे वो जब बोलने लगेगा तो वैसा बोल देगा। उसे किसी की परवाह नहीं रहती कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत, इन सारी चीज़ों से वो परे होता है, बिल्कुल निर्विकार रूप से। किसी के प्रति उसके मन में कोई छल कपट, किसी तरह का कोई ऐसा दुष्व्यवहार या अति स्नेह किसी के प्रति नहीं रहता। 3 माह की आयु पर पहुंचने में शिशु में सामाजिक ज्ञान का विकास होने लगता है, यानी आसपास के लोगों को समझने पहचानने की कोशिश करता है। और सबसे पहले वो किसको जानता है, अपनी माँ को जानने लगता है। जैसे ही माँ नज़दीक आएगी तो उसे खुशी महसूस होती है, या कई बार बालक रोता रहता है, पर जैसे ही अपनी माँ की गोद में जाएगा वो चुप हो जाता है। 3 माह के शिशु का रोना मुस्कुराना सामाजिकता का परिचायक है। 5वें माह में शिशु क्रोध के व्यवहार में अंतर करने लगता है, प्रेम और क्रोध। यानी उसे नहीं लेंगे तो गुस्सा होकर रोने लग जाएगा, या भूखा होगा और कुछ देर तक दूध उसे नहीं पिलाया जाए तो फिर बहुत जोर जोर से रोने लग जाएगा। तो ये सारी अवस्थाएं जो बातें आती हैं वो आती हैं शैशव अवस्था में। 5 से 6 माह में शिशु अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है, यानी जब वो 6 माह का या 5 माह का होता है तो अनजान व्यक्तियों से डरने लगता है। कोई उसे लेने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जाएगा, जिससे और बार बार अगर वो मिलता रहता है आसपास के लोगों से तो उनसे वो खुश रहता है। 10 माह का शिशु बड़ों का अनुकरण करने लगता है, जिस तरह से वो कोई भी कार्य करते हैं। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आप देखते हैं घर में जब भी पूजा पाठ होती है या आप किसी से नमस्कार करते हो तो वो भी उसके जैसे ही करता है। बोलते हैं कि राम राम कर दो तो वो राम राम बोल देगा, या राधे राधे कर दो तो वो भी राधे राधे। तो ये सब क्या है, उसका अनुकरण। तो बोलना भी सीखता है 1-2 शब्दों को। 1 वर्ष की आयु में मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करते, यानी किसी कार्य के लिए उससे बोलेंगे कि ये काम नहीं करना है तो वो उसे नहीं करेगा।
शैशव अवस्था में शिशुओं की सामाजिक प्रतिक्रिया में लिंग भेद नहीं देखे जाते। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के साथ खेलते हैं या बालिका बालकों के साथ, किसी तरह का कोई ग्रुप भेद या लिंग के प्रति उनका कोई भेदभाव नहीं रहता कि हमें केवल लड़के हैं तो लड़कों में खेलना चाहिए, लड़की हैं तो लड़कियों में खेलना चाहिए। इस तरह का कोई भेद उनमें नहीं देखा जाता। वो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। विद्यालय में आने के बाद बच्चे के सामाजिक विकास में तीव्रता आ जाती है। वो अनुशासित होने लगता है, बड़ों की बात मानने लगता है, उसे जिस तरह से कार्य करने के लिए कहा जाए वो मानने लग जाता है। अब विद्यालय की आयु की बात करें तो उत्तर शैशव अवस्था में पहुंचेंगे। 5 वर्ष से पहले तो बालक को माना ही नहीं है विद्यालय जाने की स्थिति उसकी हो। अब ये बात अलग है कि आजकल तो लोग अपनी वो उतारने के लिए 2 से 2.5 वर्ष के बालक का ही एडमिशन दिला देते हैं, लेकिन औसतन रूप से अगर हम माने तो बालक को 5 या 6 वर्ष का होने पर ही विद्यालय भेजा जाए। इस आयु में सामाजिक आत्म का विकास होता है। समाज की जितनी भी अच्छी बातें हैं, गहराइयां हैं, समाज को जानना, उसका विकास इसमें होता है। अब चारित्रिक व नैतिक विकास की बात करें तो ये विकास बिल्कुल नहीं होता है बालक में। उसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन वो कहाँ से सीखता है? अपने माता पिता से और अपने परिवार से। 2 वर्ष की आयु में बहुत स्वार्थी होता है। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो वो स्वार्थी हो जाता है। कैसे हो जाता है स्वार्थी? मान लीजिए किसी और का बालक है, अपने घर में किसी की गोदी में अगर उसे बैठा दें तो आप देखो उसे खींच के नीचे पटक देगा या उस पर गुस्सा करेगा। वो चाहेगा कि इन पर मेरा ही हक हो, चाहे बाबा हो, दादी हो या माँ पापा कोई भी हो। अगर बड़ा भाई बहन भी है तो उसे भी वो उनकी गोद में नहीं बैठने देगा। उसे अच्छा लगता है कि केवल मेरी ही सारी चीज़ें हो और मेरा ही हक माँ बाप पर या दादा दादी या अन्य जो भी हैं परिवार के सदस्य उन पर होना चाहिए। तो ये उसकी स्वार्थ भावना इससे झलकती है। और क्या करता है? वो अपने खिलौनों में से किसी भी बच्चे को साझीदार नहीं बनाता, यानी एक भी खिलौना नहीं देगा। चाहे वो ऐसे ही पड़े, लेकिन कोई बालक ने आके उठा लिए तो तुरंत छीन लेगा और अपने खिलौने किसी को भी नहीं देगा। चाहे उसके पास कितने भी पड़े हैं, लेकिन वो उनमें से कितना भी उससे बोलेंगे वो नहीं देगा, क्योंकि उसे केवल ये लगता है कि ये मेरी चीज़ है, मेरे पास रहनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु में वह अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने लगता है। जिस तरह से माता पिता चाहते हैं कि ये कार्य करना है, ये नहीं करना है, तो बच्चे को जैसे बोलते हैं बच्चे ऐसा मत करो बेटा, ऐसा कर लो, तो उन बातों को मानने लगता है। अगर हम बात करें शिक्षा के स्वरूप की, जैसे कि हमने कई सारे विकास पढ़ लिए अब तक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक या चारित्रिक, तो इनमें हर एक उसमें आपको 2 से 3 बार इन्हें पढ़ लेना है, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो है बाल्यावस्था वाली, तो शैशव और बाल्यावस्था के जो भी मानसिक व शारीरिक विकास है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। तो आपको 1-2 बार में अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा विकास किस अवस्था में होता है। तो शैशव अवस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें देखते हैं उपयुक्त वातावरण। बालक को सीखने के लिए अच्छा माहौल दिया जाए, जिस तरह से वो सीखना चाहे, किसी प्रकार का उस पर दबाव न बनाया जाए। जितना सीखता है उस तरीके से उसे सीखना, बिल्कुल सीखने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। कहने का मतलब सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, और अगर हो सके तो उसे हम उम्र के बालक या बोलचाल के लिए घर में अन्य सदस्य होने चाहिए, जिन्हें देख करके वो जल्दी से जल्दी सीख सके। अगर आपने देखा होगा कोई एकल परिवार है तो वहाँ बालक को सीखने में ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन सामूहिक परिवार अगर है कोई तो उसमें बालक जल्दी सीखता है। अब इसके सीखने का कारण क्या है कि वहाँ कई सारे लोगों के संपर्क में आता है और वो जल्दी सीखता है। और जहाँ केवल माता पिता ही रहेंगे, वो भी अपने कार्य में बिजी रहेंगे, तो बालक कहाँ से सीखेगा? उसे अनुकरण के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा अवसर उसे दिए जाएंगे उतनी ही तीव्र गति से उसका विकास होता है। तो शिक्षा के लिए उसे अच्छे अवसर प्रयुक्त कराए जाएं, उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाए, छोटे स्तर पर अच्छी जैसे कहानियाँ सुनाई जाएं, अच्छी बातों का ज्ञान कराया जाए,
कोई भी किसी तरह की ऐसी डरावनी बातें ये उसके सामने प्रस्तुत नहीं की जाए। पाठ्यक्रम जो है उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, कम होना चाहिए। और शिक्षक की क्या भूमिका है, तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि बालक का अच्छे से अच्छा नैतिक विकास करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार से उसे सिखाए, जितना वो सीखना चाहता है बिना किसी बोरियत के या दबाव के उसे सिखाए। तो ये सारी बातें शिक्षा में होनी चाहिए। और इस स्तर पर ज़्यादातर उसे खेल विधि के माध्यम से, किंडरगार्टन या मारिया मॉन्टेसरी, ये सारी खेल विधि की बात करें तो ये किसकी है, कॉल्डवेल कुक की। कॉल्डवेल कुक किसके जनक हैं, खेल विधि के। और किंडरगार्टन किसकी है, फ्रॉवेल की। ये सारी बच्चों से संबंधित है। मारिया मॉन्टेसरी की भी मॉन्टेसरी विधि है, तो ये भी बच्चों से करके सीखने पर बल देती है। उनका कहना है बच्चे को छोड़ दीजिए खुले उसमें, जिस तरह से चाहे वो मिट्टी में खेलें, धूल में खेलें, कुछ भी आकृतियां बनाएं, उनमें बराबर उसका सहयोग करना है, उसकी ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी है। वो जिस तरह से सीखना चाहे उसे वैसा ही माहौल उपलब्ध करवाया जाए। तो शिक्षण के लिए 3 बाल विकास संबंधी या छोटे स्तर पर जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, इन तीनों के जनक की बात करें तो इसके कॉल्डवेल कुक, इसके फ्रॉवेल हैं और इसकी मारिया मॉन्टेसरी। खेल खेल के माध्यम से सिखाने पर बल देती है। किंडरगार्टन का मतलब एक तरह से बालकों का बगीचा है। जिस तरह एक माली अपने बगीचे की सुरक्षा करता है, अपने बगीचे के हर एक पौधे के बारे में जानकारी रखता है कि किस पौधे को कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, कब इसमें फूल आएंगे, कब फल आएंगे, इस सब की जानकारी रहती है। वैसे ही एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक बगिया की तरह ही विभिन्नताओं वाले बालक मिलेंगे। कोई बालक ऐसा है तीव्रता से सीखेगा, तो दूसरा ऐसा है जिसे सीखने में समय लगेगा। तो कभी भी बालकों पर गुस्सा न करें, ना ही उन्हें सीखने के लिए किसी तरह का दबाव बनाएं या उकसाएं जिससे उन्हें पढ़ाई के प्रति अरुचि हो जाए। और मॉन्टेसरी का मानना है कि क्रियात्मक तरीके से करके सीखने पर बल देना चाहिए। जो भी है बालक से, कई बार हम ऐसी विधियां अपनाते हैं जिसमें बहुत सारे, कोई भी एक चित्र बना दिया है, उसके अलग अलग पार्ट डाल दिए हैं और उनसे बोल दें इनमें से देख देख के आपको ये आकृति पूरी करनी है, तो वो उसे बनाना सीखते हैं। या फिर किसी तरह के इस तरह से रेखाएं दे दी जाती हैं जिनके माध्यम से कोई, तो ये करके सीखने पर बल देती है। अब इसके दिए मैंने आपके लिए 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है। इनके आपको कमेंट्स करने हैं और आप बिल्कुल प्रश्नों के उत्तर तो देते ही नहीं हो, आपका इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, केवल आपको तो सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दें, जिससे पता चलता है कि आपको कुछ सीखने में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप लोग देखते हो नहीं देखते हो, इसका भी मुझे पता लगता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। इसके लिए मैंने एक लाइन बोली थी, यानी कितने महीने का बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो वीडियो में आई थी ये बात भी, और सबसे पहले बालक के किस अंग का विकास होता है ये भी बात आई थी, किस अवस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का भौतिक स्तर पर विभिन्न विकास होता है, यह किसका कथन है। यानी उम्र तो समान होगी, लेकिन कोई बालक लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, तो इस तरह की बातें भी इसमें देखने में आती हैं। सारे बालक एक जैसे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अन्य विकासों में अंतर देखने में आता है। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है, तीव्र होती है, न्यून होती है, प्रबल होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावनाओं का अभाव रहता है, यानी सामाजिक
नैतिकता, संस्कार, सभ्यता, ये सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है किस अवस्था में। तो बहुत ही सीधे आपको प्रश्न दिए हैं, तो आप इन्हें कमेंट्स करके बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो इनके आगे उत्तर भी दे रखे हैं, आप यहाँ से इनके उत्तर प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह आज की जो हमारी वीडियो रही वो विभिन्न अवस्थाओं में शैशव अवस्था से संबंधित थी, जिसका हमने काफ़ी व्यापक रूप से, अगर आप इसको पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ लेते हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से बराबर सहयोग करते रहिए, कमेंट्स, लाइक करिए। फिर इसका PDF भी मैं आपको इसमें उपलब्ध करवा दूंगी। और अगली हमारी जो वीडियो होगी वो बाल्यावस्था की होगी, उसके बाद शैशव अवस्था। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए।